तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मेरे पास अगर सिंपल माइक्रोस्कोप रहता है, मेरे पास अगर सिंपल माइक्रोस्कोप रहता है, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाइंग पावर दो तरीकों से डिफाइंड होती है, एक 1+ बोलो बच्चे 1+d/f, और दूसरी मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर, बोलो आयुष आपके पास d/f। सर आपने केटीजी के न्यूमेरिकल्स कराने बोलो 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 बोलो। केटीजी वाले न्यूमेरिकल्स कराने हैं। हाँ, केटीजी वाले न्यूमेरिकल्स के आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। आज मैं कोशिश करता हूँ कि फिर से हम केटीजी के न्यूमेरिकल्स का कुछ करें। और सर जो और आपने केटीजी विद टेलीग्राम पे थर्मो, डाला है वो कार्नोट इंजन वाला, वो तेरे घर पे आपने पहले बता, तेरे घर पे छोटा बच्चा कौन है यहाँ पर? हाँ है सर। अच्छा कोई बात नहीं, तू बोल आगे अपनी बात कंप्लीट कर। बोल बोल आयुष सर बोल। शोर मचाने में। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको डांट मत, वो डांट मत, उसको डांट मत, कोई बात नहीं। हाँ सर बोल। नहीं डांटा, दूर था। हाँ बोल बोल बेटा। सर वो मैं कह रहा था कि उसमें जो कार्नोट इंजन वाला आपने डाला है वो आपने खुद समझाया हुआ है। हाँ हाँ आगे बोलो। टेलीग्राम पे जो आपने डाला है अभी कार्नोट इंजन का एक डाला है ना आपने, हाँ हाँ। वो रिकॉर्डिंग है किसी लेक्चर की कि? नहीं बच्चे, अभी मतलब कि जिसको ये बोल सकते हो कि केटीजी जो आपके पास है, केटीजी के लिए अगर आपकी समझ थोड़ी सी वीक होती जाएगी तो मैं फिर +2 वाले बच्चों के लिए अलग से क्लास लगा दूंगा, ठीक है? मैं आपके लिए अलग से क्लास लगा दूंगा, ठीक है? तो उसके लिए पर आपको सिर्फ बोलना पड़ेगा कि सर ये टॉपिक हमारे पास ऐसा चल रहा है, आप हमें बता दो। मेरे को बच्चा आपकी सिलेक्शन चाहिए किसी भी तरीके से, कैसे भी किसी भी तरीके से आपको सिलेक्ट होना बेटा। और आपको इसके अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं, कल को एग्जाम में बैठे हो तो आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक? तो वो बच्चे मुझे चाहिए कैसे भी आपके मैंने आपको बोर्ड के दो अंदर भी तीन नंबर चाहिए, टॉपिक्स तो मैं बताए हाँ थे, बोल बोल। वो 2-3 टॉपिक्स बताए थे ना जिसमें प्रॉब्लम आती है। हाँ हाँ कोई नहीं, आप मुझे बता देना। हम मोस्ट प्रोबेबली बच्चे आज, अगर आज होगा तो आज आज अगर मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगा तो मैं आज सोच रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल करवा दूं। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं होती है तो रात को 9:30 बजे फिर हम या तो थर्मो रिवीजन कर लेंगे या केटीजी, मुझे बता देना, मैं वो चैप्टर रिवाइज कर लूंगा। रिवीजन कर लेंगे सर। ठीक है, मैं केटीजी करवा सर दूंगा। बोलो बोलो। एक और सर थर्मोडायनेमिक्स की कौन सी क्लास होगी, टाइमिंग? केटीजी की बात हो रही है, केटीजी अगर होगी तो 9:30 के आसपास होगी बच्चे, ठीक है? तो मैं आपकी रिवीजन ओके करवा दूं, मैं रिवीजन करा दूंगा, फॉर्मूले तो है, ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ बोलो बोलो। सर मोशन इन 2 डायमेंशन। कोई बात नहीं, पहले इसको आगे खत्म करें फिर देखते हैं, ठीक है? तो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के कल ये फॉर्मूले देखे, ये मैग्निफिकेशन मेरे पास मैक्सिमम होती है, ये मैग्निफिकेशन मेरे पास मिनिमम होती है, ये हमारे पास मिनिमम होती है। सो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप। और यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाले आते, कोई भी बच्चा कर सकता। अब अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे कन्वेक्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप के आगे एक और आप कन्वेक्स लेंस लिख दो जिसकी फोकल लेंथ है उससे छोटी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्राइजेस ऑफ 2 लेंसेज। ये बच्चा हमारे पास 2 लेंसेज आ जाते हैं, ये दोनों लेंस मेरे पास कन्वेक्स हो जाते हैं, जिसमें से एक कन्वेक्स लेंस को हम आई पीस बोलते हैं, आई पीस आपके पास बोलते हैं। बेसिकली ये आई पीस वहां पर होता है जहां से ऑब्जर्वर आपके पास इमेज को ऑब्जर्व करता है, जहां से ऑब्जर्वर किसी इमेज को ऑब्जर्व करता है वो हमारे पास आई पीस हो जाती है। और हमारे पास यहाँ पर आईपीस की फोकल लेंथ हमारे पास एफ हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास ये आईपीस इज नथिंग बट सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज नथिंग बट आपके पास क्या आ जाती है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल एक माइक्रोस्कोप ही है जिसको हम यहाँ पर यूज करें। कन्वेक्स लेंस के अंदर हमारे पास दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव की भी फोकल लेंथ हो जाती है f0। ये वहां पर होता है जिसके पास आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
near to this objective. This is placed near to objective. This is placed near to the objective. यह ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव के पास रखी जाती है। इसकी फोकल लेंथ f0 है और इसकी fe। हमारे पास अगर आपको कोई टीचर कंपैरिजन करने को बोले तो कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो आप f0 को की फोकल लेंथ को fe से छोटा बनाते हैं। और ये हमारे पास दिस ऑल स्ट्रक्चर इज केप्ट इन अ ट्यूब। इसको हम ट्यूब के अंदर रख देते हैं, केप्ट इन अ ट्यूब बाय रैक एंड पाइनन अरेंजमेंट। रैक एंड द पाइनन अरेंजमेंट। ये रैक एंड पाइनन अरेंजमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि रैक एंड पाइनन अरेंजमेंट क्या होता है। ये अगर आप किसी माइक्रोस्कोप को देखते हो तो उसके साइड के ऊपर आपके पास एक छोटा सा नट गिवन होता है, नट एक पेच होता है। अगर आप उस पेच को ओपन या क्लोज करते हो तो ये ट्यूब ओपन होती है या क्लोज होती है। कभी आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया? कभी आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया? कभी आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि एक माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा होता है देखने में कि एक माइक्रोस्कोप में एक पतली ट्यूब होती है और उसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, थोड़ी सी मोटी ट्यूब होती है। ये ऑब्जर्व किया आपने कभी बच्चे माइक्रोस्कोप के अंदर? कभी माइक्रोस्कोप का अगर डायग्राम देखो तो आपको ये बात समझ में आती होगी। माइक्रोस्कोप की पिक्चर कैसी होती है, ये आपके पास एक ट्यूब है और इसके ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर एक ट्यूब को रखा जाता है, हाँ या ना? और हमारे पास यहाँ पर एक पेच होता है। जब आप इस पेच को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हो तो ये आपका ऑब्जेक्टिव और आईपीस इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती है या कम होती है। ऑब्जर्व किया कभी आपने इस चीज को? कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया आपने कि ऐसी चीज Yes, होती है sir. आपके पास? इसको हम कौन सा अरेंजमेंट बोलते हैं? रैक एंड द पाइनन अरेंजमेंट। और हमारे पास इससे हम किसी भी माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करते हैं। बेसिकली काम इसमें एडजस्टमेंट का ही। तो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट काम क्या करता है, ये विजुअल एंगल को बढ़ाता है। सपोज मेरे पास यहाँ पर क्या है, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट। मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट and it is seen at the distance d, at the distance capital D, at the distance D is equal to 25 centimeter with the unaided eye, with the unaided eye, with the unaided eye। हम इसको अनएडेड आई की हेल्प से बच्चे देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम अनएडेड आई से देख रहे हैं, हम इसको यहाँ पर अनएडेड आई के हेल्प से देख रहे हैं। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारी आई से कितनी दूर है आपके पास, बताओ शाबाश। यह हमारे पास हमारी आई से कितनी दूर है, तो आप बोलोगे यह हमारी आई से डी यानी कि 25 सेंटीमीटर दूर है। और इस वक्त हमारे पास ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यह हमारी आंखों पर एक विजुअल एंगल तैयार कर, यह हमारी आंखों पे कितना विजुअल एंगल तैयार कर रहा है, आपके पास अल्फा। इस ऑब्जेक्ट की हाइट मेरे पास किसके बराबर है, ए बी के बराबर, और एंगल मेरे पास अल्फा, और इसकी हाइट को मैं h0 मान लेता हूं। तो यहाँ पर मेरे पास विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई बच्चा बताएगा विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ अल्फा अप्रोक्सीमेटली अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू h0 यानी कि AB अपॉन D। ये मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाती है। अब मैं चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज वो भी कैपिटल डी पे बननी चाहिए और उसका विजुअल एंगल अल्फा से थोड़ा बेटर बनना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इसकी मैग्निफिकेशन होगी। अब हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इसके रे डायग्राम के अंदर हम दो लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास आगे प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर मेरे पास एक लेंस को प्लेस किया गया। तो सपोज कि ये मेरे पास एक लेंस है और ये लेंस अब ऑब्जेक्टिव की तरह काम करेगा। हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पर प्लेस किया गया, यहाँ कहीं पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया। यहाँ से एक लाइट जाती है और ये लाइट दूसरी तरफ से कहाँ से पास हो जाती है, बताओ शाबाश। ये दूसरी जगह पे हमारे पास पास हो जाती है फ्रॉम द फोकस।
फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर मेरे पास लाइट इस तरीके से यहां की तरफ को भी जाएगी, और ये लाइट आपके पास किसमें से पास हो रही है? इट इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये पास हो रही है हमारे पास कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑब्जेक्ट को थोड़ा मैं दूर बना लेता हूं, क्योंकि ऐसे तो इसकी वर्चुअल इमेज आपके पास बन रही है, तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे और बना लेता हूं ताकि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये लाइट आपके पास जा रही है, दूसरी तरफ से ये फोकस में से निकल जाएगी, ये फोकस में से निकल जाएगी। यहाँ पर दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाकर क्या करती है? यहाँ पर इस लाइट के साथ मीट कर जाती है। ये लाइट क्या करती है आगे चल के? ये लाइट आगे चल के यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की क्या बना रही है? इमेज बना रही है। ये इमेज कैसे बन रही है? ये अगर ऑब्जेक्ट ए बी, ये वही ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट मेरे पास h0 है, और यहां पर ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर आ गया O। ये हमारे पास आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी है, तो ये फोकल लेंथ किसकी आगे? ऑब्जेक्टिव की। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है यह हमारे पास लेंस से कितनी दूरी पे रखा हुआ है? यह हमारे पास लेंस से कितनी दूरी पे रखा हुआ है? यह हमारे पास लेंस से u0 के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, u0 पे। और इसकी इमेज कहां पर बन रही है? इसकी इमेज आपके पास कहां बन रही है? बताओ शाबाश। इसकी इमेज हमारे पास यहाँ पर v0 के ऊपर बन रही है, ये इमेज बन रही। इमेज बताओ हमारे पास रियल बनी कि वर्चुअल बनी? तो रियल बन गई। मैग्नीफाइड बनी? यस, ये मैग्नीफाइड। हमारे पास ये भी बात देखने वाली है कि ऑब्जेक्ट को जस्ट हमने फोकस से थोड़ा पीछे की तरफ को रखा, थोड़ा पीछे की तरफ। अब यहां पर मेरे पास इसकी फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो हमारे पास यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, क्योंकि लाइट को आपके पास क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। तो ये मेरे पास आ गया f0। अब ये लाइट को मैंने और ज्यादा मैग्नीफाई करना, तो अगर हम और ज्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं तो हम इसके पीछे एक और यहां पर लेंस को प्लेस कर देते हैं। ये लेंस में से अब ये वाली लाइट इसी ऑब्जेक्ट में से ये लाइट यहां की तरफ हो जाएगी, और हमारे पास ये दूसरे लेंस का क्या बन गया? आपके पास एपर्चर, और यहां पर उसका ऑप्टिकल सेंटर बन गया। ये अब मेरे पास कौन सा लेंस बन गया? आई पीस, क्योंकि हम इस आई पीस के थ्रू फाइनल इमेज को देखेंगे। और दूसरी रे हमारे पास यहाँ कहीं पर जाएगी, और ये यहां से पास होके कहां से पास होगी आगे चल के? बताओ। इट विल पास फ्रॉम द फोकस। और किसका फोकस? हमारे पास फोकस ऑफ द आई पीस। और यहां पर हमारे पास इधर पर इसका भी फोकस आ जाएगा, ये आई पीस। तो क्या समझे? जो इमेज बन रही है वो हमारे पास आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर, और हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास आई पीस का फोकस है उसके बीच में कहीं पर बन रही है। तो इसकी इमेज आपके पास क्या बनेगी? इसकी इमेज अब हमारे पास यहाँ पर रियल बनेगी। हमारे पास यहाँ पर इसकी इमेज रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी? तो आंसर वर्चुअल बन जाएगी। इसकी इमेज हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल तैयार हो जाएगी, और ये रे आपके पास यहाँ जाकर कहीं पर कन्वर्ज हो जाएगी। ये रे आपके पास यहाँ जाकर कहीं पर आपके पास बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट जाकर हमारे पास कन्वर्ज हो जाएगी, और हमको फाइनल इमेज कहां पर नजर आएगी? आपको फाइनल इमेज यहाँ कहीं पर नजर आएगी। लेकिन ये इमेज बननी कहां पर चाहिए? बताओ शाबाश। ये इमेज बननी कहां पर चाहिए? आप बताओ। ये इमेज कहां बननी चाहिए? ये इमेज अगर मेरे पास ये ऑप्टिकल डिवाइस है तो यह आपके पास बननी चाहिए एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यह हमारे पास बननी चाहिए एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रट्टा मारोगे तो भी 5 नंबर आएंगे, समझ लोगे तो भी 5 नंबर आएंगे। लेकिन समझने से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन करने के प्रोबेबिलिटी आपके पास बढ़ जाती है। तो ये इमेज तैयार होगी। जो इमेज तैयार हुई वो A डबल डैश और B डबल डैश। हम यहाँ पर इस इमेज को यहाँ कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, या हमारे पास यहाँ कहीं से हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चे? ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन, और ये आपके पास इमेज कहां पर बन रही है? डी पे बन रही है। और ये मेरे पास बन गया पहला लेंस विच इज ऑब्जेक्टिव, और ये बन गया मेरे पास दूसरा लेंस विच इज आई पीस।
यह हमारे पास आईपीस, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम 2 नंबर लेगा। ये रे डायग्राम, ये रे डायग्राम आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो आईज है वो इस इमेज का, फाइनल मैग्निफाइड इमेज का आपके पास विजुअल एंगल कितना तैयार कर रही है, तो आप बोलोगे ये विजुअल एंगल मेरे पास बीटा बन गया। जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी एक इमेज यहां बन रही है। ये इमेज दूसरे लेंस के लिए किसका काम कर रही है? ये इमेज दूसरे लेंस के लिए किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो ये मेरे पास आ गया यूई। यूई का मतलब ये अब मेरे पास इसके लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। और ई क्यों लिखा? क्योंकि आईपीस ही है जो फाइनल इमेज बनेगी। और आईपीस मेरे पास क्या है? दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। आपके पास आईपीस क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब यहां पर बताओ विजुअल एंगल क्या बन रहा है। नाउ हियर आपके पास विजुअल एंगल ऑफ द इमेज, तो वो तो बीटा है। विजुअल एंगल ऑफ द इमेज, वो तो मेरे पास बीटा है। और यहां पर मेरे पास इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल देखो, ए डैश बी डैश ओ डैश, इसके अंदर बताओ टेंजेंट ऑफ बीटा किसके बराबर है? शाबाश। तो बताओ किसके बराबर आ जाएगा? बीटा के बराबर। और हमारे पास इसके बीटा की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ गई? तो हम बोलेंगे यह हमारे पास आगे ए डैश बी डैश अपॉन आपके पास यू ई। मेरे पास अल्फा भी है, और अल्फा आपके पास किसके बराबर है? एच नॉट अपॉन डी। एच नॉट कहां पर है? यहां पर है आपके पास। अब इनके बीच में अब मुझे एक रिलेशन सेटअप करना है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक रिलेशन सेटअप करना है। सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर, यहां पर मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होती है? बताओ व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? आपकी मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर हो जाती है? दिस इज बीटा अपॉन अल्फा। बीटा मेरे पास किसके बराबर है? ए डैश बी डैश अपॉन यू। अल्फा किसके बराबर है? अगर हम देखें तो ये मेरे पास ए बी, और अपॉन आपके पास किसके बराबर है? डी के बराबर है। ये भी हम पहले कर चुके हैं। या फिर मेरे पास ए डैश बी डैश अपॉन मेरे पास ए बी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई यू। अब मेरे को सिंपल माइक्रोस्कोप से एक चीज पता है कि डी बाई यू ई किसकी मैग्नीफाइंग पावर है आपके पास? आईपीस की, या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट वो क्या? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ए डैश बी डैश। ये देखो इमेज का साइज बन गया, एंड ए बी ऑब्जेक्ट का साइज। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज जब डिवाइड होते हैं तो मैग्निफिकेशन हो जाती है, मल्टीप्लाइड बाय magnification of the eyepiece. Concept number one of the important concept जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अब मेरे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम पढ़ चुके होते हैं। किसके अंदर बच्चे? एमओ पहली वाले की और एमई बाद वाले की है ना? बिल्कुल। देखो समझो तो सही, यहाँ पर पहले लेंस ने क्या किया? पहले लेंस ने ए बी की हाइट को, ए बी की लेंथ को मैग्नीफाई करके ए डैश बी डैश कर दिया ना बच्चे। तो ये उसकी मैग्नीफाइंग पावर है। और बच्चे डी बाई यू ई, अब ये कल का लेक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है, तो हम इसको सीधा एम ई लिख सकते हैं। ये हमको कल से पता होना चाहिए। अब मेरे पास लेंस का एक कॉन्सेप्ट और आता है, अगर हमको याद है, और वो क्या होता है बच्चे? इन लेंसेस सिस्टम, अगर लेंसेस सिस्टम के अंदर देखा जाए तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी होती है, ये एक और चीज के बराबर होती है, अगर आपको याद हो तो। और वो बच्चा हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वी नॉट डिवाइडेड बाई आपके पास, सॉरी, इमेज का डिस्टेंस वी नॉट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू नॉट, और साथ में क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास कन्वेंशन। देयरफॉर अब बताओ बच्चे कि मैग्नीफाइंग पावर आपको मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द
कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके बराबर आ गई? इस वजह से बताओ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके बराबर है? शाबाश। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, ये बड़ी सिंपल सी बात अब आपके सामने आ जाएगी, और ये मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v नॉट अपॉन u नॉट, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा? d अपॉन यू। ये अब मेरे पास आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे को सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर नहीं है वो यहां पर आगे चलते हुए अटक जाएगा, और जिसको क्लियर है वो धड़ाधड़ अब दो फॉर्मूले लिख देगा। और ये कौन से फॉर्मूले लिखेगा मैं बताऊं बच्चे? ये वाले फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? जो ये पहले लिखे थे। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जब आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, तो आपके मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ, और जब इंफिनिटी पे बनती है तो m इज इक्वल टू डी बाई एफ। यहां पर मुझे बताओ कि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कौन काम कर रहा है? बताओ शाबाश। यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कौन काम कर रहा है? आईपीस कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव कर रहा है? तो आप बोलोगे सर आईपीस कर रहा है, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर ये रहे। तो अब मेरे पास केस नंबर 1 आएगा। केस नंबर 1, मैग्नीफाइंग पावर मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है बच्चे ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कब? जब हमारे पास इमेज कहां पर बन रही है? व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड, when the image is formed at least distance of distinct vision, at the least distance of distinct vision, of the distinct vision, d is equal to 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्ट्रेन्ड आई का केस भी आ जाएगा, क्योंकि हमारी आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। और अब आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। m is equal to minus of v naught upon u naught multiplied by d by ue। इसको सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम किसके बराबर लिखते थे? 1 प्लस d अपॉन f, और यहाँ पर f e यूज होगा क्योंकि यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप किसके कौन काम कर रहा है? आईपीस काम कर रहा है। या फिर इस फॉर्मूले को एक और तरीके से रिप्लेस किया जाता है, माइनस ऑफ l अपॉन f नॉट फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एंड 1 प्लस ऑफ d अपॉन आपके पास f, जहां पर मेरे पास फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव और आईपीस की, और l मेरे पास यहां पर क्या? दिस इज द लेंथ ऑफ आपके पास माइक्रोस्कोप। ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्योंकि डिस्टेंस बहुत क्लोज होते हैं, जहां पे डिस्टेंस बहुत क्लोज हो रहे हैं। और यहां से आपको क्या पता लग रहा है? नंबर 1, ये मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है कि मिनिमम है? बताओ। This magnification is maximum or minimum? बोलो शाबाश। This magnification is maximum or minimum? बोलो। ये मैक्सिमम हो जाती है। और दूसरी बात बच्चे, अगर देखा जाए तो ये मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ पे कैसे डिपेंडेंट है? This magnification is inversely proportional to focal length of the objective, और ये magnification is inversely proportional to focal length of eyepiece, and therefore और इसी वजह से मुझे लेस फोकल लेंथ के लेंस चाहिए, मुझे लेस फोकल लेंथ के आपको लेंस चाहिए, मुझे कम से कम फोकल लेंथ के लेंस चाहिए। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी डिनोमिनेटर में उतनी बड़ी मैग्निफिकेशन हो जाएगी। अब किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वो फंस जाएगा, क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला। नेक्स्ट वन, केस नंबर 2, जब हमारी फाइनल इमेज कहां पर बनेगी? केस नंबर 2, जब हमारे पास फाइनल इमेज कहां पर बनेगी? शाबाश बताओ। फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। तो अब आपने करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं करना है। आपकी मैग्निफिकेशन इज माइनस वी नॉट बाई यू नॉट। कोई बच्चा बताएगा कि आगे अब क्या आ जाएगा? सिंपल d अपॉन f, या अप्रोक्सीमेटली माइनस l अपॉन f नॉट मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन f। ये हमारे पास रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट
कल से हमारे पास रिलेटेड है। तो जिस भी बच्चे ने कल का लेक्चर ना देखा ना पढ़ा, ना देखा ना पढ़ा, तो हमारे पास वहां पर उन केसेस के अंदर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। लेकिन अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, समझी हुई है, तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं, आप बड़े आराम से इन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर डाउट पूछ सकता है कि ये आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस है, ये भी आपको स्कूल मैंने लिखवाया कम है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हाँ लिखना पड़ेगा, ये भी स्कूल में कितने नंबर का आएगा आपको, यहाँ पर ये कितने का आएगा, या हमारे पास आपको 5 मार्क्स का आ सकता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये तीनों 5 मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे। याद रख लेना, इसमें अपने आप को पूरी तरह से तैयार सीबीएसई ने और आएगा तो मतलब आएगा बच्चे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अकेला सेमीकंडक्टर चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स का है, याद रखें। ये मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, और ये होगा, सीबीएसई की बात बोल रहा हूं मैं आपको, गारंटेड बोल रहा हूं कि सीबीएसई के अंदर हमारे पास बच्चे जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है वो अकेला 7 या 8 मार्क्स का आएगा, यानी कि 35 में से 7 या 8 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सेमीकंडक्टर, ये गारंटीड है। और ये टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये 5 मार्क्स का आएगा। और थोड़ी भी अगर आपने गड़बड़ की, मैंने ये आपको आंसर लिखा है सीबीएसई के पैटर्न से, थोड़ी भी अगर आपने गड़बड़ की, नंबर नहीं आने। जी नमन बोलो। सर टर्म 2 भी 35 मार्क्स का ही है क्या? हाँ ये टर्म, और हाँ टर्म 1 से 20% मार्क्स लगेंगे, टर्म 1 से 20% मार्क्स लगेंगे, याद रखें। ये पहले बोल रहे थे ना 50% मार्क्स लगेंगे, नहीं 20% मार्क्स लगेंगे, याद रख लेना। सर टर्म 2 में सिलेबस सिर्फ टर्म 2 का ही होगा ना, जो फिजिक्स के टर्म 2 के चैप्टर है। हाँ टर्म 2 का ही होगा। अब यहाँ पर 2 से 3 चीजें, पहला टर्म 1 का 20% मार्क्स फाइनल में जुड़ेगा, प्रैक्टिकल पे जाएगा, और दूसरी बात टर्म 2 की अब वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, याद रख लेना, ठीक है। और 27 मार्च आप मान के चलो कि 27 मार्च से आपके पेपर बैठ जाएंगे। किसी बच्चे ने केवीपीवाई भरा है, किसी ने जेई की, देखो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई, आज तक ऐसा नहीं होता था, तो इसका मतलब है कि बच्चे जेई और ये बहुत क्लोज जाएंगे, बहुत क्लोज। यहाँ आपने पेपर खत्म किया, 1 हफ्ते के बाद जेई आ जाएगा, देख लेना भाई, ठीक है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बाकी मेरे पास 85 पेपर्स हैं, फुल लेंथ के 85 पेपर, वो भी मैं कंपाइल कर रहा हूँ, वो भी मैं अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो वो 85 पेपर उसमें से बाहर जाएगा नहीं कभी भी, तो वो 85 पेपर फुल लेंथ के होंगे, करते रहना, ठीक। केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है और फिजिक्स भी है। बायो के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, बायो का भी मैं कंपाइल कर दूंगा। फिलहाल इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। शाबाश सर बोलो। सर ये -L/F नोट कैसे आया देखो ये मैग्निफिकेशन? एक अप्रोक्सीमेशन, हम इसको क्या बोलते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं, हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हमारे पास क्यों आता है, इसका रीजन हमारे को देखने की हम कोशिश करते हैं। देखो तो हमारे पास यहाँ पर ये, अगर आप ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है बच्चे आपको यहाँ पर कि मैं स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा करूं, ये देखो, एक यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्टिव के, ये जो ऑब्जेक्ट है, या हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव के, अरे ये लेंस ही भागी जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव के पास ये जो ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है, ये बहुत क्लोज प्लेस किया हुआ, हाँ या ना? ये दिखाई दे सर, रहा है लड़के? दिखाई दे रहा है कि मैं इसको चेंज करूं? बोल शाबाश। यस सर दिखाई दे रहा है। ये देख, ये देख, दिखाई दिया? ये बच्चा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान से देखें, क्या हमारे पास यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है बच्चा आपके पास, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट इस फोकल लेंथ के बहुत क्लोज है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे कि ये वाली चीज अगर इसके फोकस पे आ जाए तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? तो इसकी इमेज यहाँ पर फोकस के आसपास बन जाएगी। इसको एडजस्टमेंट ऐसे की जाती है कि हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंसेस इतने छोटे हैं, क्या आपके पास जो लेंथ ऑफ, आपके पास एक जो हमारे पास लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है वो अप्रोक्सीमेटली f0 के v0 के बराबर आ जाती है। अप्रोक्सीमेशन माना जाता है कि डिस्टेंसेस इतने छोटे हैं कि ये v0 बिल्कुल कहां पर बन जाती है, इसके पास बन जाती है। क्योंकि सोच के देखना बच्चे, सोच के देख,
अगर ये V नॉट आपके पास जितना ज्यादा आई पीस के पास बनेगा उतनी बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, हाँ या ना? मेरी बात Yes, को sir. समझ, देखना मेरे पास क्या है, D अपॉन यू, ये यूई जितना छोटा होगा, ये जितना ज्यादा छोटा होगा, तो आपके आईपीएस की मैग्निफिकेशन उतनी 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 बड़ी ज्यादा होगी। होगी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये V नॉट बढ़ जाए। ये V नॉट बढ़ाते बढ़ाते बच्चे हम इतना इसके पास पहुंच जाते हैं, किसके पास, आईपीएस के पास, कि ये V नॉट और माइक्रोस्कोप की लेंथ के बीच में बहुत कम फर्क बचता है, बहुत कम। तो हम क्या मान लेते हैं कि V नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू, क्या मान लेते हैं, V नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। आई मेरी बात समझ, आई मेरी Yes, बात sir. समझ, ये अप्रोक्सीमेशन है तब करके। हाँ नमन बोल बेटा। सर इसमें जैसे आपने ए और बी की जो इमेज थी वो A डैश B डैश बनी, और फिर जो दूसरा वाला लेंस था उस पे जो लाइट गई वो A डैश डैश और B डैश डैश से गई ना सर? ये वाली बच्चे, आप मुझको लेंस ना बोलो, दूसरा आप बताओ, ऑब्जेक्टिव से इमेज A डैश B डैश बन गई, ठीक है। सर ये जो आईपीस वाला जो लेंस है उसमें जो लाइट गई वो वाले ऑब्जेक्ट से गई ना, A डैश हाँ डैश B डैश डैश। हाँ, A डैश B डैश की लाइट गई है, इसकी लाइट यहाँ से पास हुई। सर लेकिन ये लाइट तो वहां से आ रही है शायद पीछे से, जो बड़ा वाला हाँ वो तो बात तो है ये बच्चे। अब मुझे एक बात बता, एक बात बता, मान लिया जाए एक एग्जांपल देते हैं बच्चे, नमन आपको, देखो मजा आएगा। आपके पापा आपके लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेके आए, और वो बर्थडे गिफ्ट दुकानदार से वो खरीद के लेके आए और आपको दे दिया। अब तू क्या बोलेगा, बर्थडे गिफ्ट किससे दिया, आपके पापा ने कि दुकानदार ने? पापा ने। अच्छा हद है, वो लेके तो दुकानदार से आए थे। हाँ सर। यहाँ पर ये बच्चे हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी, और वो दुकानदार आके बोलता है दे पार्टी नमन। बोले क्यों? बोले यार तो मैंने गिफ्ट दिया तेरे पापा को। बोले खरीद के लेके आए भाई, दिया मेरे पापा ने। बोले लिया तो मुझसे। तो ऐसा अगर हम करने लग जाएंगे तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो एक्चुअल में सोचो हो क्या, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, हाँ या ना बच्चे? और इस इमेज ने फिर बच्चे आपके पास आईपीस पे दोबारा फिर से इमेज बनाई। तो आईपीस को तो ये ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा ना, उसको तो क्या नजर आ रहा है बच्चे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो ये आईपीस इसको सोर्स मानेगा। क्या मानेगा बच्चे? इसको सोर्स मानेगा। बोलेगा मेरे को तो लाइट यहाँ से आ रही है। तो तू तो मानने को तैयार ही नहीं है। कल को वो दुकानदार बोलेगा भाई तेरे को गिफ्ट मैंने दिया, तो आप बोलेगा नहीं मेरे को मेरे पापा ने दिया। बोले लेके मुझसे आए थे। बोले जो मर्जी हो, पापा ने दिया। तो लाइट नो डाउट बच्चे हमारे पास यहाँ से आ रही है, पर वो पहले इमेज बनाती है, फिर इस इमेज में से कुछ लाइट निकलकर आई पीस में से जब गुजरती है तो आई पीस फाइनल इमेज बनाती है। ठीक है, तो हम आई पीस के लिए इसको सोर्स मानेंगे। ठीक है, तभी तो जब हमने बीटा लिया तो हमने डी इसको लिया और यू ई को हमने ये लिया। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। ठीक है नमन? यस सर। सर और ये सर एल वाला भी बोलो नमन। वी नॉट और एल वाला भी एक और समझा दो। मैं बताता हूँ। लोकेश सर? आप डाउट पूछो। हाँ बोलो बच्चे, बोलो लोकेश, बोल मैं सुन रहा हूँ। चल मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चे। यहाँ पर रफ सा डायग्राम बनाता हूँ लेकिन आपको समझ में आ जाए। ये एक लेंस हमारे पास यहाँ पर काके एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। ऑब्जेक्ट जो था फोकस के बहुत पास। देखो क्यों पास रखना, सोच के देखो। यहाँ पर अगर आप अपने 10th क्लास की प्रॉपर्टी को समझे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 2f0 और f0 के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनती है, एनलार्ज बनती है कि नहीं बनती है बच्चे? Yes, यानी sir. कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा इसके फोकस के पास होगा जितना ज्यादा, फोकस से इधर नहीं, ना फोकस पे ना फोकस के यहाँ पर, फोकस के पास लेकिन 2f0 और f0 के बीच में, इसकी इमेज उतनी ज्यादा क्या बनेगी काके, बड़ी बन जाएगी। पहले तो ये बात समझ, हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहा है? यहाँ पर इसकी इमेज उतनी ज्यादा बड़ी बनेगी जितना ये f0 के पास होगा। बात मानता है तो मेरी ये वाली? पहले तो बताना, अगर तेरे को डाउट है तो मुझे रोक लेना। ये बात तेरे को क्लियर है? यस ये सर। बात तेरे को क्लियर है? क्योंकि अगर तू इसको इससे थोड़ा पीछे रखेगा
तो इमेज उतनी छोटी होती जाएगी। तो फोकस पे भी नहीं जा सकता, नहीं तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इंफिनिटी पे। तो फोकस से आगे भी नहीं जा सकता ऑप्टिकल सेंटर के पास, क्योंकि आगे चले जाएगा तो इमेज क्या बन जाएगी, वर्चुअल, तो वो तेरे किसी काम की नहीं। तो मैंने इसको जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना तू क्लोज सोच सकता है वो एफ नॉट के, उतने क्लोज तूने इसको रखा, और ये तेरे पास क्या आ गया काके, यू नॉट आ गया। हाँ या ना बच्चे, यस सर। क्लियर? और यहाँ पर इसके इमेज काके कहाँ पर बनी, बता शाबाश, बता काका कहाँ बनी आपके पास, वी V नॉट नॉट। पे। यहाँ पर तेरे पास इसकी इमेज बनी। अब बोले मजा नहीं आया, इतनी बड़ी इमेज नहीं बनी, तो फिर बंदा क्या बोलता है, चल एक लेंस और रख लो। तो इस पीछे रखे हुए लेंस में से ये जो इमेज बनी, इसमें से लाइट गुजरी, ये लाइट आपके पास यहाँ की तरफ को चली। ये मैं आपको डायग्राम बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ कि फाइनल एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाओगे, ये वो तरीका है। और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताते जाना, मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाकर आपको सिखा दूंगा कि डायग्राम कैसे बनाना है। और देखो ये लाइट आगे चली, ये अब जो ऑब्जेक्ट है काके ए और बी, इसकी इमेज मेरे पास क्या बन गई, ए डैश और बी डैश। और हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ने फर्दर आगे लाइट सेंड कर दी, इस पर्टिकुलर इमेज ने ऑब्जेक्ट बनकर आगे लाइट और सेंड कर दी, जो पीछे हमारे पास लेंस रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास क्या बन गई, आपके लिए फाइनल इमेज बन गई। लेकिन फाइनल इमेज अब आपके पास कहाँ बनेगी, ध्यान से समझना। ये हमारे पास इसकी फोकल लेंथ है एफ नॉट, और ये अब इसकी फोकल लेंथ है किसकी बच्चे, आई पीस की। अब देखो जो आपकी इमेज है वो किस किस के बीच में आ गई है बच्चे, आई पीस की फोकल लेंथ और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जब भी कोई भी लाइट का सोर्स या आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और इमेज आपके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है, तो उसकी इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और एनलार्ज बन जाती है। बीच में आ गया ना फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यस सर। तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी। और देख यहाँ कहीं पर जाकर आपके पास क्या बन गई, इमेज बन गई, लैब लड़के बन गई इमेज हमारे पास। हाँ या ना बच्चे, जब हमारी इसकी इमेज बन गई तो ये ए डबल डैश और बी डबल डैश, तो हुआ क्या, हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव ने ए डैश बी डैश की इमेज को बना दिया, आपके पास ए डैश बी डैश, इसने ए बी की इमेज को ए डैश बी डैश बना दिया। और फिर आपके आईपीस ने क्या किया, एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनकर इसकी इमेज को फर्दर क्या कर दिया, एनलार्ज कर दिया। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गई, फाइनल इमेज। यहाँ पर इसका आपका विजुअल एंगल बीटा बन गया, और ये इमेज कहाँ पर बन रही है, आपके पास डी पे बन रही है। क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर होगी आप सबको, यस सर। क्लियर है वाली। इसकी जब तुम मैग्निफिकेशन निकालने गए तो पता लगा मेरे पास माइनस ऑफ वी नॉट यू नॉट। माइनस क्यों बच्चा बोलते हैं, क्योंकि यू नॉट नेगेटिव होता है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ है, और वी नॉट पॉजिटिव, मल्टीप्लाइड बाई, अब आपके पास इसको मैं रहने देता हूँ, डी बाई यू। अब ये दोनों डी भी नेगेटिव है, यू ई भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये बन गया पॉजिटिव। अब पॉइंट ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर टीचर क्या बोलता है कि ये डिस्टेंस इतना छोटा है, कौन सा बच्चे, ये वाला डिस्टेंस, ए और एफ नॉट का डिस्टेंस इतना छोटा है कि आप यू नॉट को अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मान सकते हो, बोलो शाबाश। यहाँ पर ए और एफ नॉट इतने ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि आपके पास यू नॉट अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है, बता शाबाश बच्चा, एफ नॉट। और पॉइंट बच्चा हमारे पास ये है, मैं ऑप्टिकल सेंटर के जितना क्लोज जाता जाऊंगा मेरी वर्चुअल इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी। पॉइंट यहाँ पर है ना, यहाँ पर ए बी जितना एफ नॉट के पास जाता जाएगा उसकी रियल इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी, पर एफ नॉट पे नहीं जाना है, एफ नॉट के पास जाना है। और यहां पर मेरे पास इसकी इमेज जितना ज्यादा है इसके ऑप्टिकल, तभी तो आप जो माइक्रोस्कोप है उसको एडजस्ट करते हो। आप क्यों एडजस्ट करते हो, ताकि ये काम हो सके वहां पर। अब आप इसकी इमेज को चाहते हो जितनी ज्यादा क्लोज होगी किसके साथ बच्चे, आपके पास ओ डैश के पास, उतनी ज्यादा इसकी ये ए डबल डैश और बी डबल डैश बड़ी बनेगी। तो इसका मतलब बच्चे ये जो वी नॉट है ये आप इंक्रीज करने की, और वो इतनी बड़ी इतनी क्लोज हो जाएगी ये वी नॉट,
कितनी कि बच्चे वो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के बराबर हो जाएगी। हम बाकी छोटे छोटे डिस्टेंस इग्नोर कर देंगे। मेरी बात को समझ लो। जैसे जैसे ये ए डैश ओ डैश के पास जाता जाएगा तो यूई बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बताओ, शाबाश, कम होता जाएगा। देखना, यूई जितना छोटा होगा मैग्निफिकेशन उतनी बड़ी होगी, यू नॉट जितना छोटा होगा मैग्निफिकेशन उतनी बड़ी होगी। बात मानते हो? तो यू नॉट को छोटा करना है तो मैं इसको एफ नॉट मान लेता हूँ। यूई को छोटा करना है तो वी नॉट को बच्चे मैं इंक्रीज करते करते इतना क्लोज मान लेता हूँ कि ये वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द लेंस, यानी कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। और तभी करके बच्चे हम वी नॉट को अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मान लेते हैं? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के, which is the distance between objective and eyepiece, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। और यू नॉट को अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मान लेते हैं? एफ नॉट के। क्योंकि मुझे देखो पॉइंट क्या है, मैं बहुत बड़ी इमेज बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी, एनलार्ज, जितनी बड़ी पॉसिबल है, तो उसके लिए मैं ये दो अप्रोक्सीमेशन मान लेता हूँ और मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आ रही है बात समझ में? मैं दोबारा समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आ गया सर। आगे समझ में। तो हमारे पास यहाँ पर इसके दो फॉर्मूले। प्रज्वल, ये बात क्लियर है? सक्षम, लोकेश, ओवेश, Yes, ये sir. बात Yes, क्लियर है? sir. तो ये हमको यहाँ पर बातें समझ में आ जाती है। अब बात हमारे पास Sir? आगे, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हम ऑब्जेक्टिव में एक कॉनकेव लेंस भी ले सकते थे? कनकेव नहीं ले सकते यहाँ पर। कनकेव का पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे वो लाइटों को कन्वर्ज नहीं करते, ठीक है? तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है? कन्वेक्स ही लेते। चलो, हमारे पास अब यहाँ पर आपको मैं बताऊं, गैलीलियो को पता लगा था कि दूरबीन बनती है, और गैलीलियो जो पर्सन था बच्चे, उसने पता नहीं कितने साल लगाकर बच्चे खुद लेंस बनाए थे, पता आपको? खुद लेंस बनाए थे उसने। और वो रेत के ऊपर जाकर, जैसे अभी वो पूरा दिन क्या करता था गैलीलियो? वो जैसे अभी किसी समुद्र के किनारे पे जाकर समुद्र के रेत के ऊपर बनाता था कि इस वक्त जुपिटर यहाँ पर होगा, इस वक्त सैटर्न यहाँ पर होगा, वो डायग्राम ड्रॉ करता था। पता है आपको इसके बारे में? बहुत बहुत बात वही है ना बच्चे, हम किस तरीके से नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, कैसे गेन करना चाहते हैं, किस तरीके से हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तब दुनिया गैलीलियो को पागल कहती थी। और हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ता हो तो बाकी बच्चे बोलते हैं अरे तो बेवकूफ है, पढ़ता बहुत ज्यादा पढ़ता है, बेवकूफ है। तो वो बच्चे, वो हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि बेवकूफ है, अभी तक उसका नाम है बच्चे। और जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, क्या वो अभी यहाँ पर प्रेजेंट है? उनका नाम कोई नहीं लेता, मेहनत करते। टेलीस्कोप। सो नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? टेलीस्कोप। अगर कोई बच्चा बोलता है कि टेलीस्कोप चीजों को मैग्नीफाई करता है, बिल्कुल गलत है। ये बच्चा हमारे पास बेसिकली, अगर मैं बोलूं तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज। ये कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज है कन्वेक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज कन्वेक्स, which is used for bringing the image, bringing the image of distant object, bringing the image of distant object, of the distant object near our eyes, सिंपल सी बात है, यही तो काम करती है। कोई बच्चा बोलता है कि सर ये मून को मैग्नीफाई करता है। अरे तेरे को तो टेलीस्कोप का मतलब ही नहीं पता, वो मून को मैग्नीफाई नहीं करता, मून की इमेज को आपकी आंखों के पास लेके आता है। मेरी बात को समझ पा रहे? ये मून की इमेज को आपके पास लेके आता है बच्चे, टेलीस्कोप। ये उसको मैग्नीफाई नहीं करता है, उसके विजुअल एंगल को बढ़ा देता है ताकि आप उसको देख सको, वो बढ़ता नहीं है। अगर आप मून के पास चले जाओगे तो वो मून कैसा दिखाई देगा, ये वैसा करता है। तो ये इमेज को मैग्नीफाई नहीं करता, इमेज को क्लोज करता है। इसमें भी मेरे पास दो तरह के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव और ये बच्चे हमारे पास लार्ज डायमीटर। इसका डायमीटर मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ये लाइट को गैदर करने के काम आता है। लार्ज डायमीटर, स्मॉल, आपके पास यहाँ पर स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल आपके पास यहाँ पर फोकल लेंथ। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? आई पीस, क्योंकि इसने लाइट को गैदर करके आपकी आंखों में डालना है, तो इसका स्मॉल एपर्चर होता है या स्मॉल आपके पास डायमीटर हो जाता है।
तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है, और इसको भी हम किस में डाल देते हैं, एक ट्यूब के अंदर डालते हैं, एक एडजस्टेबल ट्यूब जिसकी लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक टेलीस्कोप बन जाता है। टेलीस्कोप क्या करता है, इन्फिनिटी पे रखी हुई किसी भी चीज को, ये इन्फिनिटी पे रखी हुई किसी भी चीज की इमेज को आपकी आंखों के पास लेके आता है। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया ए और बी, सर और हम बोलो बोलो बोलो। सर पिछले वाले में तो ऐसा बड़ा अपर्चर वगैरह का कोई मतलब नहीं था ना, वो हाँ, तो सेम। इसमें नहीं, उसमें भी मतलब आप निकाल सकते हो, काके निकाल सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे, देखो मैं आपको मतलब भी निकाल कर बता सकता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को हम छोटे अपर्चर का, वैसे मतलब नहीं है पर निकाल सकते हो, मैंने बोला कि निकाल सकते हो अगर सोचना चाहो तो। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा है क्योंकि आप छोटी छोटी चीजें देखना चाहते हो, और बच्चे उसको गैदर, उसमें से जितनी पॉसिबल लाइट है आप उसको गैदर करके बड़े अपर्चर में से क्रॉस करके आंखों में डालना चाहते हो, और इस वजह से वहां पर बच्चे छोटा अपर्चर होता है, यहाँ पर बड़ा, और यहाँ आईपीएस का बड़ा। और टेलीस्कोप के केस में क्या, टेलीस्कोप के अंदर आप ऑब्जेक्टिव का डायमीटर बड़ा रखते हो, जितनी पॉसिबल लाइट है बच्चे बड़े से बड़े एरिया पे आप उसको गैदर करना चाहते हो। हबल टेलीस्कोप, जो हमारा हबल टेलीस्कोप है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हवा में तैर रहा है, हवा के अंदर, समझो वो सैटेलाइट की तरह हमारे आसपास हवा में, और उसका जो हमारा आईपीस है वो अर्थ के ऊपर, बीच में ट्यूब को गायब कर दिया, तभी तो हबल टेलीस्कोप काम करता है। और अब जो जेम्स वेब आपने टेलीस्कोप भेजा हुआ है वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका ऑब्जेक्टिव हवा में, वो लो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है हमारे पास, और फिर बच्चे हम यहाँ पर आईपीस को एडजस्ट करते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, और दूर डिस्टेंट गैलेक्सीज की हम फोटोग्राफ खींच सकते हैं। यानी कि एक ऐसा टेलीस्कोप जिसकी ट्यूब को तुमने गायब कर दिया, जिसके ट्यूब को तुमने यहाँ पर गायब कर दिया। तो ये भी मेरे पास सर यहाँ ट्यूब पर, कैसे गायब हो गई? मैं बता रहा हूँ ना कैसे गायब हो, सोचना है। अब देखो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट जो है हमारे पास किसमें से पास हो रही है, या हमारे पास ऑब्जेक्टिव में से पास होती है। कैसे गायब होती है, आप जो भी टेलीस्कोप लेके आते हो, आप जो भी टेलीस्कोप लेके आते हो बच्चे, अगर हम उस टेलीस्कोप को देखें, बच्चे मैं देख रहा हूँ कि मेरा टेलीस्कोप अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं आपको तो ये बच्चे टेलीस्कोप है, मैं आपको यहाँ पे टेलीस्कोप दिखा देता हूँ इसका। सो ये बच्चे हमारे पास टेलीस्कोप का आपके पास क्या बन गया बच्चे, नाउ दिस इज द, ये बच्चे हमारे पास सारा अरेंजमेंट, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, नाउ दिस इज द आपके पास जिसको आप क्या बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव, और ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाती है आईपीस, इसको ऐसे एडजस्ट किया जाता है थोड़ा सा, ये हमारे पास एडजस्ट, और ये रैक एंड फाइनल अरेंजमेंट है। देखो ये ट्यूब, एक मिनट मैं थोड़ा सा, मेरे को ही पता लग जाए कि मैं देख पा रहा हूँ आपको कि नहीं देख पा रहा हूँ इसमें से, एक मिनट, ये ओके चलिए। सो हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द आईपीस। आईपीस का जो डायमीटर है वो बड़ा है कि छोटा है, तो ये बहुत छोटा है, हम इसको इसमें इस तरीके से फिट करके हम दूर की जो भी बच्चे मून हो गया या कोई भी प्लेनेट हो गया तो उसके इमेजेस को हम देख पाते हैं। ये एडजस्टेबल है, वही फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, आपके पास इनकी लेंथ को एडजस्ट करना, तो ये इसके काम आते हैं। तो ये एक ट्यूब में बंधा हुआ, ठीक है लोकेश, ये ट्यूब है बच्चे हमारे पास। यस सर। तो इस ट्यूब की लेंथ है। अब किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये ट्यूब की लेंथ तो फिक्स हो सकती है, आप कितनी बड़ी बना सकते हो, बहुत बड़ी भी अगर बना लोगे तो उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसको बनाने में, उसको मेंटेन करने में जगह भी चाहिए। तो किसी साइंटिस्ट ने हब्बल जैसे टेलीस्कोप जो बनाया था, वो साइंटिस्ट ने बोला आप इसके, आप ऑब्जेक्टिव को आप जो है सैटेलाइट बनाकर हवा में भेज, ये मान लो कि बच्चे अब हवा के अंदर चली गई, और आईपीस कहाँ पर रह गया बच्चे, आपके पास रह गया। अब आपने करना क्या, आपने उसको उसके साथ क्या करना है, अलाइन करना है, सीधी लाइन में लेके आना ऐसे, तो ट्यूब आपके पास क्या होगी, गायब होगी बच्चे, हाँ या ना? यस सर। मेरी बात समझ गया, आपने एक बड़ी लेंथ का क्या पर बना दिया, सर ऐसे तो फिर वो कुछ ही टाइम पीरियड के लिए देख पाते होंगे।
क्या बेटा? और कुछ ही एक डायरेक्शन में देख पाते होंगे और कुछ ही टाइम पीरियड पे देख हाँ पाते होंगे। बिल्कुल, ये तो बच्चे बेटा साइंटिस्ट लोग है ना। अब ऐसा बच्चा हमारे पास हमेशा थोड़ी ना हो पाएगा। आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए और आपको वहां पर वेट करनी पड़ती है भाई। अभी जैसे सन के पास एक पार्कर मिशन गया हुआ, सोलर प्रोब पार्कर मिशन, पता लगा इसके बारे में आपको? Yes, sir. अब वो बच्चे, क्योंकि मेरा फ्रेंड उस पे काम कर रहा है, तो उसने मेरी उससे बात हुई, वो नासा के अंदर है, तो मेरी उससे बात हुई, तो मैंने बोला ये कैसे काम कर रहे हो, क्योंकि ये आज तक इतने क्लोज वो नहीं गया था। तो उसने बोला कि जब ये बच्चा हमारे पास दूर जाता है, जब आपके पास ये दूर जाता है, अर्थ से दूर जाता है ना जब ये, तो ये डाटा को डाउनलोड कर रहा होता है ऑन बोर्ड, इस पे कंप्यूटर्स होते हैं, डाटा को डाउनलोड करता है, और जब ये अर्थ के पास आ रहा होता है तो फिर ये डाटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो ये हमेशा काम नहीं करते, ये आपके पास बच्चे हमेशा काम नहीं करते, ये किसी फिक्स्ड, मतलब कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि वो कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है वो हमारे पास, पता लगता है कि वो अभी आने वाला है हमारे ऊपर, फिर आप एडजस्ट करते हो, ये सारी चीजें होती है। और आपको क्या लगता है, जो ऊपर हमारे पास सैटेलाइट्स जाती है उनमें फ्यूल होता है कि नहीं होता है? क्या लगता है, फ्यूल होता है कि नहीं होता है? होता है सर। बिल्कुल वापिस होता है। आने लगे। और यहाँ पर बच्चे इस, जब आपने पहली बार इसको भेजा था हबल टेलीस्कोप के अंदर, ऑब्जेक्टिव को हवा में भेजा था, ये सही से काम नहीं कर पाया था। फिर बच्चे 2 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया, और आप इमेजिन करो अर्थ के आसपास वो बंदे घूम रहे हैं, इसके शीशे को एडजस्ट किया गया, इस शीशे को एडजस्ट करके आए, और हर साल इसकी सफाई होती है, इस लेंस की सफाई होती है बच्चे आपके पास। क्यों सफाई होती है? क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमको लगता है वो खाली है, वो खाली नहीं है बच्चे, वहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत गंद बच्चे, जो गंद है बहुत ज्यादा, हमारी सैटेलाइट्स का कचरा है, बहुत सारी चीजें बच्चे जो घूम रहा है, जो बच्चा हमारे पास घूम रहा है। अब आप ये समझिए ना कि जितने एस्ट्रोनॉट जाते हैं बच्चे, उनका वेस्ट भी तो बच्चा हवा में घूम रहा है, ठीक है? तो तो हमारे पास बच्चे वहां पर इसमें डस्ट आ जाती है, इंटरप्लेनेटरी डस्ट वगैरह सब कुछ आ जाती है, तो उसको साफ किया जाता है, इसके ऑर्बिट को एडजस्ट किया जाता है फ्यूल डाल के। अब कोई पर्सन आ गया, वो प्रज्वल कोई बंदा आ गया वीआईपी, प्रज्वल बोल गया मुझे नहीं पता, मुझे अभी देखना है इसके अंदर से, तो फिर वो वहां का इंजन वगैरह ऑन करके उसको लेके आते हैं वापस, और फिर एडजस्ट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है प्रज्वल? ठीक है सर। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट। अब जो इन्फिनिटी से आपके पास लाइट चल रही, ये बच्चे हमारे पास एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। ये देखते हैं यहाँ बड़ा लंबा चौड़ा काम है इसका भी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब यहाँ पर इन्फिनिटी से आपके पास लाइट आ जाती है, और ये लाइट आपके पास क्या कर जाती है, बेंड होकर यहाँ पहुंच जाती है ऐसे। और हमारे पास दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से आकर यहाँ पहुंच गई, ये आ गई। ये लाइट आपके पास कहां पर गैदर होगी, ये गैदर आपके पास होगी एट दी फोकल लेंथ, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव। ये एंगल अल्फा है। अब याद रखो ये वही एंगल है, कौन सा, विजुअल एंगल वाला। ये हमारे पास विजुअल एंगल वाला आपके पास एंगल है। ये लाइट आपके पास कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। और हमारे पास ये पहली बार इसकी इमेज बन गई। जैसे ये ए बी है, तो हमारे पास ए डैश और बी डैश, लेकिन इससे तो काम होगा नहीं, इससे बच्चे हमारे पास काम होगा नहीं। हमें यहाँ पर अब क्या चाहिए बच्चे, एक और लेंस चाहिए, और वो लेंस बच्चा हमारे पास इसके पीछे लगाया जाता है। अगर इसका नाम ऑब्जेक्टिव है तो दूसरे का नाम क्या बन जाता है बच्चे, आईपीस। तो ये हमारे पास दूसरे लेंस का क्या बन गया बच्चे, अपर्चर। तो ये हमारे पास यहाँ गया, और ये लाइट आपके पास यहाँ चली गई। तो इसकी हमारे पास जो फाइनल इमेज तैयार होती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बनती है, लेकिन हम इसकी इमेज को कहां पर तैयार करते हैं बच्चे, हम इसके इमेज को आपके पास यहाँ कहीं पर तैयार हो जाती है, और ये इमेज फाइनल इमेज है। दिस इज द फाइनल इमेज, और ये इमेज आपके पास कहां पर तैयार हो जाती है, इस जगह पे तैयार हो जाती है। नाउ दिस इज ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। ये हमारे पास तैयार होनी चाहिए आई पीस से कितने डिस्टेंस के ऊपर, डी पे। नाउ दिस इज द आई पीस। आपको अपने सीबीएसई के अंदर
इसी तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करना है और तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे, नहीं तो नंबर नहीं देगा टीचर। और यहाँ पर ऑब्जर्वर इधर बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर हमारे पास यहाँ से इसकी इमेज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए इसका लार्ज आपके पास क्या बन गया, आपके पास एपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव बन गया और ये स्मॉल एपर्चर वाला मेरे पास आईपीस बन गया, ये F0 है। और यहाँ पर भी आपके पास FE यहाँ कहीं पर बन गया। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, यहाँ पर विजुअल एंगल किसके बराबर है, आपके पास बीटा, ये मेरे पास O आ गया, ये A डैश B डैश और ये मेरे पास O डैश है। अब मुझे निकालनी क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक आपके पास किसके बराबर होती है, मैग्नीफाइंग पावर तो सिंपल एक ही चीज है, बीटा अपॉन अल्फा, ये हम देख चुके हैं, तीसरी बारी देख रहे हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा अपॉन अल्फा। अब एंगल बहुत छोटे हैं तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ डैश, यहाँ पर टेंजेंट ऑफ बीटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू बीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये हम यहाँ पर इसके डिस्टेंस को यहाँ पर हम किसके बराबर मान लेते हैं, ई के बराबर मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बोल दोगे सर ये ए डैश और बी डैश है, और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, यूई के बराबर, यूई के बराबर हमारे पास। हालांकि आप इसके साथ नेगेटिव साइन लगा सकते हो, ये मेरे पास पहली चीज है। और इन ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है ओ, याद रखना ओ यहाँ पर है, दिस इज ओ एंड ए डैश बी डैश, यहाँ पर टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके बराबर है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू अल्फा। और यहाँ पर मेरे पास परपेंडिकुलर दोबारा से क्या आ गया, ए डैश बी डैश। और नीचे, अब बताओ नीचे मेरे पास यहाँ पर आपके पास बेस किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ तक, ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है, F0 के बराबर। नाउ दिस इज F0, ये मेरे पास दूसरी चीज है। सो इसकी हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर है, सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इज ए डैश बी डैश अपॉन माइनस ऑफ यूई। और अगर हम डिवाइड कर देते हैं ए डैश बी डैश और ऊपर आपके पास F आ जाएगा या आपके पास F0 आ जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल, देयरफॉर द मैग्नीफाइंग पावर is minus of F0 upon UE. So this is a minus of F0 upon UE. वही दो केसेस, वही घिसे पिटे दो केसेस, कौन कौन से, वही दो घिसे पिटे केसेस हमारे पास। नंबर वन, केस नंबर वन, when the image, जब आपके पास इमेज जो है, when the image is formed, जब आपके पास इमेज को फॉर्म किया जाता है एट v इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और इसमें हम आई पीस का लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मेरे पास 1/v माइनस 1/u और फोकल लेंथ 1/f, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं वैल्यू डाल देता हूं 1/ माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ 1/ माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/ आपके पास f। So this will be equal to 1/ आपके पास f आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस ऑफ, मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/D आ जाएगा। यहाँ पर मैं अब दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस F0, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय F0, क्यों बोथ साइड्स बाय F0, क्यों ऐसा माइनस F0 इनफैक्ट, और माइनस F0 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जरा बताओ, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर माइनस F0 अपॉन UE है। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस F0 अपॉन UE, यहाँ पर माइनस F0, मैं अगर FE को भी कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पर अब आपके पास क्या रह जाएगा 1 प्लस ऑफ FE अपॉन D। तो इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर इस केस में किसके बराबर है, माइनस F0 अपॉन FE 1 प्लस ऑफ FE अपॉन D। और याद रखना बच्चे,
दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे रे ऑप्टिक्स में कहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के पर्पज से भी और न्यूमेरिकल के पर्पज से भी। टीचर का फेवरेट है, वो आपको ये पूछेगा कि आप बताओ क्या आप जो इमेज बना रहे हो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालोगे। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। और केस नंबर 2, एंड केस नंबर 2 आपके पास क्या है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द आईपीस इज, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस, बाय आईपीस, ये आपके पास कहां पर बन रही है, इज एट इंफिनिटी। और मैं अब आपको बार बार तो बता रहा हूं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, यहां पर आपकी आईज क्या होती है, आपकी आईज में क्या हो जाता है बच्चे, स्ट्रेन पड़ जाता है। ये नियर विजन की, ये नियर पॉइंट की आपके पास मैग्निफिकेशन है। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो रिलैक्स्ड आई, आपके पास यहाँ पर रिलैक्स्ड आई के साथ साथ इसको नॉर्मल विजन भी बोला जाता है और इसी तरीके से फार पॉइंट भी बोला जाता है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर v को अब इनफाइनाइट पुट कर देना, 1 infinity minus 1 minus of ue is equal to 1 fe। तो 1 ue is equal to, मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 1 fe। मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड्स को, किसके साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस एफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस ऑफ एफ नॉट, तो माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, और आपके पास यहां पर आ जाएगा एंड आपके पास माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। सो देयरफॉर मैग्निफिकेशन इस केस में किसके बराबर है, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ, और मैग्निफिकेशन इन दिस केस इज माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। और याद रखना यहाँ पे डी की वैल्यू किसके बराबर है, 25 सेंटीमीटर। इससे एक और चीज पता लगती है, बेटर मैग्निफिकेशन के लिए आपको क्या लगता है किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव की कि आपके पास यहाँ पर आई पीस की, क्या लगता है बच्चों, बोलो शाबाश। बेटर मैग्निफिकेशन, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव की जो आपकी फोकल लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड एफ ई से बेहतर होना चाहिए। और साथ ही साथ जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, ये पॉइंट भी है, जब इमेज आपके पास इंफिनिटी पे बनेगी, ये पॉइंट ध्यान रखना, when the image is formed at infinity, जब आपकी इमेज फॉर्म होगी आपके पास इंफिनिटी पे, तो आपके पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप किसके बराबर हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगी एफ नॉट प्लस ऑफ एफ ई के बराबर। लेकिन तब जब इमेज इंफिनिटी, तब आप ये बोलोगे कि हमारे पास ये जो लेंसेज है इनके बीच की दूरी एग्जैक्टली दोनों के फोकल लेंथ की सम के बराबर, दोनों के सम के बराबर। ये पॉइंट याद रखना। और इसकी वजह क्या है बच्चे, देखो फाइनल इमेज मुझे कहां पर बनानी है, इंफिनिटी पे। वो कैसे बन सकती है, जब पहले की इमेज इसके फोकल लेंथ पे आ रही है और दूसरा लेंस की भी फोकल लेंथ उसी जगह पे आ जाए, दोनों कोइंसाइड कर जाए, तो फाइनल इमेज कहां पर बन जाएगी, इंफिनिटी। तो ये केस बच्चे आपने याद रखना है, इस पॉइंट को आपने दिमाग में रखना है, ये याद करने वाला भी है और ये समझने वाला भी है, दोनों चीज। चलिए, सो ये रे ऑप्टिक्स बच्चे हमारे पास खत्म होती है। जल्दी ही इसका एक टेस्ट होगा स्क्रीन दिखाना सर, इसका बच्चा हमारे पास जल्दी ही आपका एक टेस्ट होगा बच्चे, और फिर उस टेस्ट के दोनों टेस्ट हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट बच्चे रे ऑप्टिक्स का ऐप के ऊपर होगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव टेस्ट बच्चे वो भी आपके पास हो जाएगा। और फिर बच्चे हम वेव ऑप्टिक्स जो है कल से शुरू करते हैं, ठीक है। कर लिया नोट इसको बेटा तूने? सर ये पूरी कंप्लीट हो गई ना रे ऑप्टिक्स? हाँ, रे ऑप्टिक्स बच्चे सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें से भी आपको 8 मार्क्स का आएगा। 8 मार्क्स का यहाँ से, 35 में से 8 या 7 मार्क्स का बच्चे, 16 नंबर का तो आप समझो सेमीकंडक्टर और रे ऑप्टिक्स ही है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर फिसले तो फिर नंबर बहुत कम आएंगे। चलिए ठीक है प्रज्वल, अगर कोई डाउट आए तो मुझे जरूर बताना बच्चे, कोई डाउट आए तो मुझे जरूर बताना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है। चलिए।